Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of August 2020. 16 अगस्त 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. एंड आज से यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है. सो पेपर हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड. जिन्होंने भी यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, लॉगिन करिए TEMSIS.com में जाकर के उस आईडी से जिससे आपने वो रजिस्ट्रेशन किया होगा. आप लॉगिन करिए. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप theexamsmadesimple@gmail.com में ईमेल कर सकते हैं. योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट. टेस्ट सीरीज लाइव हो गई है. पहला पेपर लाइव हो गया है. कल उसका हम आंसर की भी डाल देंगे. आज आप उसको अटेम्प्ट करिए. आप अटेम्प्ट तो 6-7 दिन कर सकते हैं, लेकिन कल हम आपको उसके जो मॉडल आंसर्स हैं वो भी अपलोड कर देंगे. लेकिन उससे देखना नहीं, उससे कॉपी मत करने की कोशिश करना. अपने से जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जिन्होंने भी टेलीग्राम में ऐप नहीं डाउनलोड किया है या टेलीग्राम में चैनल नहीं बनाया, अपना आईडी नहीं बनाया है, वो टेलीग्राम में अपना अकाउंट बना ले ताकि हम ऐड कर दें आप लोगों को. केवल 25 से 30 लड़के ही ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम में मिले हैं, तो हमने उनको ऐड कर दिया है. बट रिमेनिंग वंस आर नॉट देयर इन द टेलीग्राम. सो आई रिक्वेस्ट जो लोग टेलीग्राम में नहीं है एंड उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, सो प्लीज मेक अ टेलीग्राम ग्रुप ऑफ योर्स. अपना टेलीग्राम आईडी बना लीजिए और हमको ईमेल कर दीजिए theexamsmadesimple@gmail.com में, तो हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे. दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड. ठीक है ना. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आज के. पहला क्वेश्चन है मिलने आइस शेल्फ. इट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉर्मर एलिसमेयर आइस शेल्फ. इट इज लोकेटेड वेयर. ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए रशिया, बी कनाडा, सी आइसलैंड या डी अंटार्कटिका. क्वेश्चन नंबर 2 है विद रिस्पेक्ट टू टेबल टॉप एयरपोर्ट समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे. आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड एंड बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेटू और हिली सरफेस विद वन और बोथ एंड ऑफ द रनवे ओवरलुकिंग अ ड्रॉप. दूसरा स्टेटमेंट है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द ओनली टेबल टॉप एयरपोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर इसके स्टेटमेंट्स हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए. आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द फर्स्ट एंड द ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. Second statement is Little Andaman in the south is separated from Nicobar Islands by 9-degree channel. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. These are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. एंड में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा. अब ये हम बात करेंगे कल के इंडिपेंडेंस डे की. तो इंडिपेंडेंस डे पे काफी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा. ही हैज अनाउंस्ड वन ऑफ द थिंग्स इन दैट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को स्टार्ट करने की बात उन्होंने की है. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? देयर विल बी अ न्यू हेल्थ आईडी प्रोवाइडेड. आप सभी को जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी. जो भी इंडियन है उसको एक वेरीफाइबल डिजिटल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे उसके सारे टेस्ट, सारे डिसीजेस के डायग्नोसिस, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो ये सारी चीजें हैं वो सारी उस हेल्थ आईडी के अंतर्गत रहेगी. ताकि आप कहीं से भी कोई भी अगर आप कभी कोई आपको बीमारी होती तो आपके जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, डायग्नोसिस हैं, टेस्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी अवेलेबल रहें उस आईडी के अंतर्गत. तो आपकी एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और उसके थ्रू आपको आगे जो है हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं होगी. एवरी इंडियन विल बी गिवन अ हेल्थ आईडी विच विल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट डिसीजेस वन सफर्स फ्रॉम, which doctors he have already consulted and what medicines have been prescribed to him. More than 5 crore sanitary pads were distributed for ₹1 to 6,000 जन औषधि केंद्रास. ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो भी उन्होंने बताया कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे. ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू ओवर 6 लाख विलेजेस विद इन द नेक्स्ट 1000 डेज. अगले 1000 दिनों में, मतलब कि 3 सालों में सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर जो प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया जाएगा टू ओवर 6 लाख विलेजेस. फंड विद कॉर्पस ऑफ ₹25,000 crore सेट अप फॉर कंप्लीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टक इन लिम्बो. तो 25,000 करोड़ निकाले जाएंगे कंप्लीट करने के लिए वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जो कि अटक गए हैं, बीच में अटक गए हैं. ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में आपको देंगे. इस न्यूज को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये रीवा का नाम इसमें आया था, तो यू कैन रीड दिस न्यूज एनालिसिस पार्ट ऑल्सो. ओके,
क्या हो गया? ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो यू कैन मूव विद अस. फ्लड वार्निंग इशूड फॉर गोदावरी. तो गोदावरी के लिए फ्लड वार्निंग इशू है. तो गोदावरी के बारे में आपको चीजें बता देता हूं. गोदावरी का जो सोर्स है वो है त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र. ओके, नियर त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज फॉर लेंथ ऑफ नियरली 1465 किलोमीटर. 1465 किलोमीटर की लेंथ है इसकी. एंड इट फिल्स इन द बे ऑफ बंगाल. ड्रेनेज बेसिन की अगर बात करें तो गोदावरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. In addition to smaller parts of मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता. प्राणहिता जो है वो कॉम्बिनेशन है वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा का. इंद्रावती, मानेर एंड सबरी, ये सारी नदियों के नाम आप याद रखेगा. पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा. प्राणहिता इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेनगंगा, पेनगंगा एंड वारधा. इंद्रावती, मानेर एंड सबरी, ये नदियां हैं जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं. आगे मूव करते हैं. गवर्नमेंट में रिव्यू द एज ऑफ मैरिज. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है गवर्नमेंट जो है वो एज ऑफ मैरिज को रिव्यू करने वाला है. अब कैसे रिव्यू करने वाला है? द गवर्नमेंट में टेक अ रीलुक एट द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन इन इट्स बिड टू फाइट मैल न्यूट्रिशन. अब प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि मैल न्यूट्रिशन की समस्या जो है वो अर्ली मैरिजेस के कारण भी हो रहा है. जैसे लड़कियों की जो मैरिज की एज है वो 18 साल है. ओके, और लड़कों की जो है वो 21 साल है. लड़कियों के केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि मैल न्यूट्रिशन की शिकार हो जाती हैं. इसके अलावा अर्ली मैरिज के जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी उनको बहुत सारी तकलीफ होती है. सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है इन ऑर्डर टू रिव्यू द एज ऑफ मैरिज. अब ये कमेटी कौन हेड कर रहा है? इट इज हेडेड बाय जया जेटली. ओके, इस कमेटी को हेड कर रहे हैं जया जेटली एंड इसमें और सेक्रेटरीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सारे लोग हैं. सो दे विल बी रिव्यूइंग द एज ऑफ मैरिज. ओके, एज ऑफ मैरिज की ये रिव्यू कर रहे हैं. तो जया जेटली कमेटी, इसको याद रखेगा. तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. अब यहां पे एक और एक्ट की बात भी चल रही थी तो बता दूं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. अगर आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट देखोगे तो उसमें यही है कि चाइल्ड की डेफिनेशन अगर देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, तो 21 साल का जो मेल होता है, जो एज है मेल मैरिज की, और 18 साल की जो फीमेल होती है, जो फीमेल मैरिज की एज है, इनको चाइल्ड लिया जाता है. एंड इसके पहले अगर मैरिज होती है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस भी घोषित किया गया है, ठीक है ना. बट ऑथर का ये कहना है कि जो ये एक्ट है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, ये बेसिकली एक वेपन है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स टू पनिश देयर डॉटर्स फॉर इलोपमेंट. ओके, अपने डॉटर्स के इलोपमेंट को पनिश करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है पेरेंट्स के हाथ में, ठीक है ना. ठीक है, अब मैंने आपको अभी ये बता ही दिया है कि इसको रिव्यू करने के लिए जया जेटली कमेटी बनाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. आगे मूव करते हैं. गवर्नमेंट थिंक टैंक फ्लैग्स केमिकल इंडस्ट्रीज इंफ्रा शॉर्टकमिंग्स. अब गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. ये टीफैक लिखा हुआ है ना, टाइफैक, ये TIFAC. इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है. इट्स अ यूनियन साइंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक. ये साइंस मिनिस्ट्री के अंदर एक थिंक टैंक है. और इसके बारे में बताता हूं, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1988 में बना था. ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में बना था. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है. एंड बेसिकली इसका डोमेन है टू असेस द टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज. टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज को असेस करना. सपोर्ट इनोवेशन बाय नेटवर्क्ड एक्शन. इनोवेशन को सपोर्ट करना, ठीक है ना. देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीजें करने का काम. जो इंफ्रा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसको डेवलप करवाना. इंडिया डज नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी, proper plants, proper infrastructure to manufacture chemicals in a cost effective and less polluting manner. टिफैक का ये कहना है कि भारत के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर प्लांट्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस पॉल्यूटिंग मैनर. किसका कहना है? टाइफैक का. टाइफैक क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल.
एपीआई तक इंडिया ने बनाना छोड़ दिया है। एपीआई ना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में चाइना के ऊपर सोली डिपेंडेंट हो गए। 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा, मोर देन 70% एपीआई और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अगर हम सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देन व्हाई आर वी नॉट डेवलपिंग दिस थिंग इन इंडिया? हम इंडिया में क्यों एपीआई नहीं बना रहे हैं, क्यों हम चाइना पे डिपेंडेंट है? सो ऑल दिस थिंग्स आर थॉट वर्दी। इसमें टाइफैक का यही कहना है कि इंडिया को प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगर वो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। बल्क ड्रग्स में भी देखा जाए तो हम लोग ने नहीं काम किया है। देन इन्होंने ये भी कहा है कि हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स को, जो हमारा पहले 42% होता था 2008 में अपने इंडिया में सेल्फ प्रोडक्शन, वो 20% पे आ गया है 2018 में। मतलब और हम घटते जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। India has given up the manufacturing of APIs for ascorbic acid, aspartame, antibiotics like rifampicin, deoxycycline, tazobactam acid and even steroids. इन सब के API भी हम बनाते थे, लेकिन अब हमने इसको गिवन अप कर दिया है, इसको बनाना बंद कर दिया है। ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। चाइना बहुत ज्यादा सस्ता बना दे रहा है, हमारे यहाँ 15 से 20% ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। मतलब वही चीज अगर इंडिया में चाइना में 100 रुपए की पड़ रही है, तो इंडिया में 115 रुपए उसको बनाने में लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो 115 में बन रही है तो 115 से ज्यादा में ही बिकेगी, 116-17 में बिकेगी, प्रॉफिट भी लेना 1-2 रुपए, तो 117 में बिकेगी, और चाइना में वही चीज 102 में बिकेगी। तो ये जो 15 रुपए का डिफरेंस है, काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। और जब वो वास्ट क्वांटिटी में लिया जाता है तो फिर ये काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस बन के सामने आता है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सुओ मोटू कंटेम्प्ट पावर इज इनहेरेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुओ मोटू जो कंटेम्प्ट के लिए वो केस कर देते हैं, जैसे प्रशांत भूषण का केस था अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो सुओ मोटू जो कंटेम्प्ट की पावर है कि सुओ मोटू का मतलब क्या होता है? बाय इट्स ओन विल, मतलब कोई पीआईएल नहीं करेगा, कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, कोई जाके केस नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे तो सुओ मोटू मतलब खुद से ही, अपने आप से ही वो सुओ मोटू बोल सकते हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो हम आपको करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने बताया कि एक सिविल रॉन्ग प्लस एक क्रिमिनल रॉन्ग दोनों ही है। इट्स अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दो तरीके कंटेम्प्ट होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बोलते हैं, तो एक है आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 विच गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर पनिशिंग फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। दूसरा आर्टिकल 215 जो कि हाई कोर्ट्स को पावर देता है दैट दे आर द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड दे कैन पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट। इसके अलावा एक स्टैट्यूट भी है जिसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत मतलब अगर आप ये बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के थ्रू आपको लिमिटेशन है कि आप सुओ मोटू कंटेम्प्ट नहीं मतलब कर सकते हैं, आपको एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि नो प्रायर कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नीडेड। Act of 1971 cannot be a limitation to the constitutional power since they have a constitutional power under Article 129 and Article 215. This Act of 1971 cannot act as a delimiter for that power of contempt. Okay, contempt की power फिर unlimited है and that is they don't need the permission of attorney general. इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और प्रशांत भूषण को जो है वो गुनहगार साबित कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अब उनको पनिशमेंट मिलेगी और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, पनिशमेंट दी जाएगी। सो देखते हैं 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। जापानीज मिनिस्टर्स विजिट कंट्रोवर्शियल वॉर श्राइन। अब एक कंट्रोवर्शियल वॉर श्राइन है जापान की जिसका नाम है यासुकुनी श्राइन। ओके, यासुकुनी श्राइन। अगर आपसे कोई पूछता है कि यासुकुनी श्राइन कहां पर है तो इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल टोक्यो एंड दिस बेसिकली श्राइन अभी क्यों विजिट किया गया था?
बिकॉज इट वॉज द 75th एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वॉज, याद रखिएगा, जापान के सरेंडर के 75 साल को रिप्रेजेंट करता है। तो याकुसुनी बेसिकली जो श्राइन है, इट ऑनर्स 2.5 मिलियन वॉर डेड, 25 लाख वॉर डेड को बेसिकली ये ऑनर करता है, मोस्टली जापानीज हु पेरिश्ड इन द कंट्रीज वॉर्स सिंस द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी के बाद से लगभग 25 लाख लोग ऐसे थे जापान के फाइटर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, जो उनके अकॉर्डिंग जो शहीद हुए होंगे उनको उन्होंने इस याकुसुनी श्राइन के थ्रू रिमेंबर करते हैं, ठीक है ना। डिकोडिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डॉटर्स राइट, है ना। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन सेक्शन में अगर बता देता हूँ, एक्सप्लेन सेक्शन में भी आज यही आया एग्जैक्ट, तो ये अपन वहाँ देखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा डिटेल में है। तो हम देखते हैं कि क्या राइट मिले हैं बेसिकली। टी सेल इम्यूनिटी प्रिवेंट्स रिकरेंट सीवियर कोविड-19 डिसीजेज। जो कोविड-19 है वो रिकरेंट क्यों नहीं हो रहा, तो उसका रीजन जो आया है रिसर्च के थ्रू वो ये है कि जो मेमोरी टी सेल्स हैं, मेमोरी टी सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिमेंबर कर लेती हैं उस एंटीजन को एंड देन दे एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दैट। जब भी कोविड-19, इसलिए कोविड-19 अगर एक बार हो जाएगा तो जो मेमोरी टी सेल्स हैं तो वो दोबारा उसको रिमेंबर करके रखेंगी एंड दोबारा वो नहीं होगा। डिमिंग स्टार, नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने ऑब्जर्वेशन किए हैं एंड दे हैव फाउंड दैट द मिस्टीरियस डिमिंग ऑफ द स्टार बीटलगीज। याद रखिएगा जो बीटलगीज नाम का स्टार है, ये लिखा हुआ है स्टार बीटलगीज, तो ये डिम होता रहता है, तो इसकी मिस्टीरियस डिमिंग कहलाती थी ये स्टार बीटलगीज की। तो जो ये डिमिंग है स्टार बीटलगीज की, इट इज ड्यू टू द क्लाउड ऑफ एन इमेंस अमाउंट ऑफ हॉट मटेरियल इजेक्टेड इनटू स्पेस। जो इसकी डिमिंग है स्टार बीटलगीज की, इट इज ड्यू टू अ क्लाउड ऑफ इमेंस अमाउंट ऑफ हॉट मटेरियल इजेक्टेड इनटू स्पेस, ठीक है ना, तो विच ब्लॉक्ड इट्स स्टार लाइट। तो जो क्लाउड है हॉट मटेरियल का वो इसके स्टार लाइट को ब्लॉक कर देता है and the dimming of the star started in late 2019 and by April this year it had recovered according to the NASA। तो स्टार बीटलगीज याद रखना डिमिंग हुई थी, क्यों हुई थी, हॉट मटेरियल का हॉट मटेरियल रिजेक्ट हुआ था जिसने कि उसको रोक लिया था। हाउ विल द इजराइल यूएई पैक्ट इम्पैक्ट द गल्फ। अब अभी हुआ क्या है कि बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट, इसको याद रखना, देखो ये इवेंट याद रखना जरूर और इसके कुछ फैक्ट्स याद रखना, बाकी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ऐसे इंडिया के थ्रू ही पूछा जाएगा, ये वैसे नहीं पूछे जाते हैं इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन की कोई दो कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन प्रीलिम्स के फैक्ट में पूछ सकता है। याद रखना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इजराइल और यूएई, देखो इसराइल का क्या है, इसराइल जो थी वो जो जितने भी अरेबिक कंट्रीज थी, जितने भी ये इस्लामिक नेशंस थे, इनसे काफ़ी एंटी चलती थी, वहाँ काफ़ी वॉर हुए थे वहाँ पे, है ना। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जब कोई इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक नेशन जो है एक तरीके से इसराइल के साथ वो करता है, तो ये एक बड़ी चीज हो जाती है। तो अब ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हुआ है इसराइल और यूएई के बीच में। इट्स अ डील, जो पीस डील है बेसिकली जॉइंट पीस एग्रीमेंट है, वो एक हिस्टोरिक डील है एज पर डोनाल्ड ट्रंप, और ये इसराइल और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यूएई के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं ईरान, टर्की हो गया, ये सारी कंट्रीज काफी गुस्सा कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, ईरान एंटी है, टर्की एंटी है इसराइल के, तो ये गुस्सा कर रहे हैं। अब आप देखो डील क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट द यूएई एंड इजराइल would establish formal diplomatic relations and in exchange Israel would suspend its plan to annex parts of the occupied West Bank। जो occupied West Bank है उनको अब annex नहीं करेगा, Israel would suspend its plan, जो annex करना चाहता था वेस्ट बैंक के पार्ट उसको नहीं करेगा, और यूएई एंड इजराइल will establish the formal diplomatic relations Israel, और ये आपकी यूएई स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ और फैक्ट्स बता देता हूं जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये इट इज द थर्ड अरब कंट्री, ये तीसरी अरब कंट्री है यूएई जिसने कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ स्टैब्लिश किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1948 में वॉर हो चुका था। उसके बाद 1956 में जब स्वेज क्राइसिस आई, स्वेज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद वॉर हुआ। 1967 में 6 डे वॉर, 6 दिनों का वॉर चला जिसको इजराइल जीत लिया था, एंड 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ था। याद रखिएगा 1956 स्वेज कॉन्फ्लिक्ट, 1948 में वॉर हुआ, 1967 में 6 डे वॉर हुआ, एंड 1973 में योम किप्पुर वॉर होता है, योम किप्पुर वॉर हुआ, ठीक है ना।
ये सारे वॉर्स के बाद बेसिकली ऐसा लग रहा था कि ये रीजन कभी यूनिफाई होगा ही नहीं, लेकिन सबसे पहले इजिप्ट थी जिसने कि इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। 1994 में जॉर्डन ने किए। तो पहली कंट्री थी इजिप्ट, दूसरी कंट्री थी जॉर्डन, और तीसरी कंट्री अरब वर्ल्ड की बनी है यूएई, जिसने कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले इजिप्ट, फिर जॉर्डन, और अब जाकर के यूएई। ओके, तो रिमेंबर दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। दूसरा जो है द वर्डिक्ट ऑन वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। यहां पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी की। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट डॉटर्स लाइक सन्स हैव एन इक्वल राइट टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स है जस्ट लाइक द सन्स टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। The legislation that conferred the coparcenary status on women dates back to 2005. अब ये कोई नया जजमेंट नहीं है, एक्चुअली ये जजमेंट 2005 में ऑलरेडी दिया जा चुका था। ओके, दिस वाज ऑलरेडी गिवन इन 2005. So the legislation basically backs to 2005 when the Hindu Succession Act of 1956 was amended. तो सबसे पहले जो women rights की inheritance की बात होती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, उसको अमेंड किया गया 2005 में। ओके, 2005 में उसको अमेंड किया गया, और 2005 में अमेंड करने के बाद अब जाकर के उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन किया गया। तो अभी का जो जजमेंट है बेसिकली दैट इज अ क्लैरिफिकेशन ऑन द 2005 जजमेंट। Now this verdict answers the question whether the coparcenary rights of daughter comes into effect only if the father through whom the right is claimed was alive on the day or not. तो ये जो जजमेंट है वो केवल एक क्वेश्चन का आंसर ये करता है कि ये जो कोपार्सनरी राइट्स है, मैं आपको बताऊंगा कोपार्सनरी राइट्स क्या होते हैं। जो इनहेरिटेंस के कोपार्सनरी राइट्स हैं, क्या वो सिर्फ तभी अवेलेबल रहते हैं जब वो फादर अलाइव हो जिसके थ्रू वो राइट्स निकल रहे हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रूलिंग ये दी है कि जो ये डॉटर के कोपार्सनरी राइट है दे अराइज फ्रॉम द बर्थ ऑफ द डॉटर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि वेदर द फादर इज अलाइव और नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। अगर वो कोपार्सनरी राइट्स के अंदर आ रही है, अगर वो कोपार्सनर है, तो फिर वो बेसिकली राइट्स की हकदार है। अब कोपार्सनरी राइट का मतलब क्या होता है? कोपार्सनरी इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ द फैमिली दैट जॉइंटली ओन्स द प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी का मतलब क्या होता है? इट्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ द फैमिली दैट जॉइंटली ओन्स द प्रॉपर्टी। अ कोपार्सनरी कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोसिटस दैट इज अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द लाइन। अब देखो, सबसे ऊपर तो एक व्यक्ति होगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी, एंड हिज 3 लीनियर डिसेंट्स। ठीक है ना, 3 लीनियर डिसेंट्स जाते हैं, जैसे कि सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स। ओके, याद रखिएगा। तो 3 इस तरह के डिसेंट जाते हैं, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नेम्ड thus because of the co-ownership that is marked unity of possession, title and interest. तो बेसिकली कोपार्सनरी इसे कोपार्सनरी बोलते हैं, कोपार्सनरी, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं। तो 3 लाइन ऑफ डिसेंट में जाता है, देखो आगे तो टोटल 4 हो जाएगा ना, एक तो ग्रुप पे लाइन पे वही है, इसके बाद 3, इसके बाद सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये 3 लाइन ऑफ डिसेंट मतलब 4 टोटल में जाता है। अब एक मिताक्षरा स्कूल है विच प्रिवेल्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द इंडिया है उसमें मिताक्षरा स्कूल की वो चलती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के उसमें। तो इसमें क्या होता है, अ मेल्स राइट टू बी अ कोपार्टनर इज बाय बर्थ। जो मेल का राइट था अभी तक, इट वाज बाय बर्थ। ओके, अभी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो यही जजमेंट है कि जो डॉटर का भी कोपार्टनरी राइट है दैट विल आल्सो अराइज फ्रॉम बर्थ। अब वो इक्वालिटी आ गई है। अभी तक एक डिस्क्रिमिनेशन आता था, ठीक है ना, अभी तक एक डिस्क्रिमिनेशन था, बट नाउ अब जजमेंट आपको क्लियर हुआ ना। जजमेंट ये नहीं कि उनको इनहेरिटेंस का राइट है या नहीं है, वो तो राइट 2005 में ही दे दिया गया था। अब जो है वो ये बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज में। 2005 के जो जजमेंट में बात थी वो ये थी, ये क्लियरिटी नहीं थी कि क्या अगर फादर अलाइव है तभी उसको राइट मिलता है या वो इंडिपेंडेंट है उस चीज के। बट अब वो चीज क्लैरिटी आ गई है कि अब वो इंडिपेंडेंट है, इट इज इक्वेटेड विद द सन्स। अगर सन बाय बर्थ को पार्टनर है तो डॉटर भी बाय बर्थ को पार्टनर रहेगी एंड शी विल हैव द इक्वल राइट टू दैट। ओके, बाकी इसमें आपको चीजें ये वाली जानने की जरूरत नहीं है, है ना। ये आपको बहुत ज्यादा जजमेंट का वो नहीं पूछेगा।
अब क्या चेंजेस 2005 में हुए थे? देखो पहले क्या था, पहले जो डॉटर्स थे उनको इक्वल राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस में इक्वल राइट्स नहीं थे, सन्स को बाय डिफॉल्ट दिया जाता था वो राइट। 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसको अमेंड किया गया था 2005 में, और उसमें ये बोला गया कि जो 1956 का एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है इन एंड वो एक्सक्लूड कर रहा है डॉटर्स को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द को पार्सनरी ओनरशिप, वो को पार्सनरी ओनरशिप से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है डॉटर्स को, इसलिए ये एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी था, उसको चेंज किया गया। उसने सेक्शन 6 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 है, अब सेक्शन 6 जो है वो देखो यहां पे था, इट सेड व्हेन अ मेल हिंदू डाइड आफ्टर द एक्ट बिकेम इन फोर्स हिज इंटरेस्ट इन अ मिताक्षरा कोपार्सनरी शैल गो टू द सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द कोपार्सनरी, जो सर्वाइविंग मेंबर्स है कोपार्सनरी को उनको जाएगा, और उसमें भी जो मेल है जो एसोसिएटेड है क्लास 1 फीमेल से उनके पास जाएगा, तो मेल्स के पास जा रहा था बाय राइट। तो 1950 एक्ट जो 6 था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, तो अब उसको अमेंड किया गया 2005 में। इट वॉज इन फोर्स फ्रॉम September 9, 2005, ठीक है ना। इसमें एक प्रोविजन ये डाल दिया गया कि इट वुड नॉट इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी by partition or will that had taken place prior to December 20, 2004। तो अगर दिसंबर 20, 2004 के पहले हुआ है तो वो उसको इंपैक्ट नहीं करेगा। ये भी चीज ये डाउटफुल हो गई कि क्या अगर फादर अलाइव है, मतलब कि जहां से वो कोपार्सनरी राइट निकल रहे हैं, अगर वो हेड मेल अलाइव है तभी वो डॉटर्स के पास जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली सेड, इस जो अभी इंपैक्ट आया है कि बेसिकली ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा, इट विल हैव अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो ट्यूसडेज वर्डिक्ट है, इट हैज अपहेल्ड द स्टैंड दैट कोपार्सनरी स्टेटस ऑफ डॉटर इज क्रिएटेड बाय बर्थ and is not dependent on whether the father was alive or not on the date from which it came into force. Therefore, a daughter has the same status as a son as soon as she is born. The significance of the verdict is that it put an end to all the doubts about when the amendment comes into force and whether some of the women could be left out of it or not, on the grounds that it can only have प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो अब ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, कोई भी विमेन बाय वर्च्यू ऑफ हर वर्थ इज हैविंग इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ अ सन, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इस मैच की हम बात नहीं करेंगे। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।